वेलकम डियर स्टूडेंट। जीएसटी के अंतर्गत हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर के बारे में अध्ययन करना चालू किया था। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हैं। उसमें सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उससे पूर्व या उससे पूर्व की तिथि में उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा था तो उसको इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जीएसटी आने से पहले हमारे देश में सर्विस टैक्स था, सेल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी। इन विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत व्यवसायी अपना रजिस्ट्रेशन कराता था। तो अगर उसने करा रखा था तो वो लायबल है कि उसे इस अधिनियम यानी जीएसटी के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का कोई बिज़नेस था और उसने उस बिज़नेस को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया, चाहे सक्सेशन के थ्रू या किसी और अदरवाइज़ किया है, तो ऐसी तिथि से जिससे उसने ट्रांसफ़र किया है उस डेट से उस ट्रांसफेरी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना भी लायबल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी अमलगमेशन की या डीमर्जर की योजना के अंतर्गत हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हो तो ऐसी कंपनियों के संबंध में जिस दिन से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा इनकॉर्पोरेशन का, उस तिथि से ऐसी कंपनियों को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 कंपनी थी, अलग हो गई, तो दोनों कंपनियों को फिर इस तिथि से जिस तिथि को इनकॉर्पोरेशन होता है उनका डीमर्जर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। ये सारा हमने पढ़ा सेक्शन 22 के किन किन व्यक्तियों को पर्सन रजिस्ट्रेशन कराना लायबल होता है। अब हम सेक्शन 22 को पढ़ते हैं कि पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जैसे इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिव इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स। जैसे अभी आप जानते हैं कि कुछ वस्तुओं को टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह हैं, तो अगर वो उन्हीं की एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना इस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार से जो होली एग्जेंट फ्रॉम टैक्स हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई एक एग्रीकल्चरिस्ट है जैसे किसान, तो टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी किसान जिसने अपनी ज़मीन से पैदावार पैदा करता है, तो अगर उसको वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि एग्रीकल्चर का मतलब है कि एक इंडिविजुअल या एचयूएफ, इसके अलावा कोई और नहीं आएंगे। वुड अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय या तो ख़ुद के लेबर से या फैमिली के लेबर से शर्म करके अगर वो कल्टीवेशन ऐसी पैदावार पैदा करते हैं, या मज़दूरों के थ्रू अगर वो करते हैं जिनको उन्होंने हायर किया हो, तो ये सारी जो इस तरीके से हुई है उनको सप्लाई जो कर रहे हैं कल्टीवेशन का, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। धारा 22 कंप्लीट होने के बाद 24 में ये बताया गया कि किन किन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है, आवश्यक है, कंपलसरी है, उन्हें लेना ही रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। उसमें कुछ कैटेगरी हैं जिनके बारे में हम शॉर्ट आउट करते हैं कि पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई पर्सन, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था वो इंटर स्टेट था, इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स की तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप सप्लाई की करते हो तो वहाँ पर वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसका फ़ायदा व्यवसायी ले सकता है। इसी प्रकार से कभी कभी किसी प्रकार की सप्लाई देने वाले को हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो अगर वो भी सप्लाई करते हैं तो उन्हें ऐसी सप्लाई करने से पूर्व रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, तो ऐसे पर्सन जो कि रिवर्स चार्ज में पे करते हैं उनके लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया गया है। इससे पूर्व हमने सप्लाई में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में ही पढ़ा था। तो पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ CGST सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है। इसी प्रकार के बाहर के कोई व्यक्ति जिसे हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, अगर वो किसी प्रकार की टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो उन्हें विद इन अ पीरियड
रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार से पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 50(1) वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर अंडर दिस टैक्स, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। एजेंट के बारे में हमने पढ़ा था सप्लाई में ही, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर्सन में, कि अगर कोई मुख्य कार्यालय प्रधान प्रिंसिपल वो तो रजिस्ट्रेशन लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ उसका एजेंट को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसी प्रकार से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। और जो 9(5) में कवर नहीं होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी, जिन्होंने कि TCS काटा हो, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन कराना, जैसे आप जानते हैं ओला, उबेर है, हमारे यहाँ पर फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इन सबको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है तो उनका जो भी पर्सन इंडिया में उन्होंने अपॉइंट कर रखा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक होगा। और इसके साथ ही साथ अगर कोई गवर्नमेंट कभी भी काउंसिल कोई रिकमेंडेशन करती है किसी व्यक्तियों को, उन सबको रजिस्ट्रेशन लेना भी आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके अलावा डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने, व्यवसायी ने GST के अंतर्गत यानी या UT/GST के अंतर्गत अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसे CGST में भी रजिस्टर्ड माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं कि कई दफ़ा प्रॉपर ऑफिसर इंक्वायरी, सर्वे, इंस्पेक्शन, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति जिसने कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए असफल हो गया था, यानी उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, प्रॉपर ऑफिसर इन सारी स्थितियों में उसको रजिस्ट्रेशन कराना इम्पोज कर देगा, यानी उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति को जो वो ऑर्डर करता है उसमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे देगा और उसको विदिन 90 डेज़ ऐसा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना होगा। ये सारी व्यवस्थाएं थी जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर के संबंध में मैंने आपको बताई हैं। धन्यवाद।